नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस ये एस.आर. रंगनाथन की प्रथम पुस्तक है जो कि उन्होंने लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने पुस्तकालय के प्रबंधन और संचालन से संबंधित 5 नियम प्रस्तुत किए हैं। ये नियम पूरी लाइब्रेरी साइंस के आधारभूत स्तंभ माने जाते हैं, इसलिए इन्हें फंडामेंटल लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कहते हैं। तो आज अगर आपको लाइब्रेरी साइंस के विषय में कभी भी कोई भी समस्या आती है तो आप इन 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को आधार बनाकर अपना निर्णय ले सकते हैं, ये रंगनाथन ने कहा है। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रंगनाथन ने इसकी कल्पना कब की थी। रंगनाथन ने इसकी सर्वप्रथम कल्पना 1924 में की थी। फिर उन्होंने इस पर इसका लेखन का कार्य किया और उन्होंने 1928 तक इसे लिख लिया। 1928 में उन्होंने इसे सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। कहाँ पे किया था इन्होंने? मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में। वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, प्रोविजनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। उसमें उन्होंने एक आर्टिकल के रूप में इसे प्रस्तुत किया था और इसी आर्टिकल में पहली बार 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जिक्र किया था। 1931 में पहली बार 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था और ये इसका पहला एडिशन था। इसका दूसरा एडिशन 1957 में आया था, जिसमें उन्होंने स्पिरल मेथड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च का जिक्र किया था। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रस्तावना किसने लिखी थी? पी.एस. शिवा स्वामी अय्यर ने इसकी प्रस्तावना लिखी थी और इसका इंट्रोडक्शन W.C.B. सीयर्स ने लिखा था। इसे प्रकाशित किसने किया था? इसे 1931 से 1963 तक माला मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। माला द्वारा इसे प्रकाशित करवाया गया था, लेकिन इसे प्रकाशित किसने किया था? एडवर्ड गोल्डस्टर लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये एडवर्ड गोल्डस्टर लंदन की एक कंपनी है जिसने इसे प्रकाशित किया था। प्रकाशित करवाया किसने था? माला ने। ये इसमें बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है, आप इसे ध्यान रखिएगा कि माला ने तो इसे प्रकाशित करवाया था, लेकिन प्रकाशित किया किसने इसको? एडवर्ड गोल्डस्टर लिमिटेड द्वारा। और 1963 से 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कॉपीराइट किसके पास है? सर्ल्स के पास, जिसका पूरा नाम है शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। ये शारदा उनकी पत्नी है रंगनाथन जी की, उन्हीं के नाम पर ये शुरुआत हुई थी इनकी। तो अब हम देखते हैं 5 लॉज कौन कौन से हैं। पहला है बुक्स आर फॉर यूज, मतलब पुस्तकें उपयोग के लिए है। जो भी पुस्तक छपती है वो सभी उपयोग के लिए है, ये इसमें कहा गया है। इसके बाद है एवरी रीडर हिज हर बुक, और इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन कह सकते हैं बुक्स आर फॉर ऑल, पुस्तकें सभी के लिए है। तीसरा है एवरी बुक इट्स रीडर, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। चौथा है सेव द टाइम ऑफ रीडर, पाठक का समय बचाएं। और पांचवा है द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। तो इसका जो पहला और तीसरा नियम है वो बुक पर केंद्रित है। पहला क्या था? बुक्स आर फॉर यूज, मतलब पुस्तकें उपयोग के लिए है। और तीसरा नियम क्या है? एवरी बुक इट्स रीडर, मतलब प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। तो ये बुक पर केंद्रित हुई। और जिसका दूसरा और चौथा नियम है, दूसरा क्या है? एवरी रीडर हिज हर बुक, मतलब किस पे केंद्रित है? ये रीडर पर। और चौथा क्या है? सेव द टाइम ऑफ रीडर, मतलब रीडर पाठक का समय बचाए। तो दूसरा और चौथा रीडर पर केंद्रित है और पहला और तीसरा बुक पर केंद्रित है। और पांचवा लो एडमिनिस्ट्रेशन पे केंद्रित है, जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है उस पर केंद्रित है ये। 5 लॉज के जो प्रथम 3 लॉज हैं वो पुस्तक चयन से संबंधित हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं इसका फर्स्ट लॉ, बुक्स आर फॉर यूज। इसका मतलब कि हम ऐसे क्या क्या कार्य करें या क्या सेवाएं दें जिससे प्रत्येक पुस्तक का यूज हो सके।
इसी के बारे में इसमें पढ़ते हैं। ये जो फर्स्ट लॉ है, इस पर ऐसा अनुनातन कि मैथ्स के प्रोफेसर एडवर्ड बी रोज ने सहयोग किया था और इन्हीं को समर्पित भी ऐसा अनुनातन इनको किया है। तो आइए अब देखते हैं कि इस नियम को कैसे लागू कर सकते हैं, इम्प्लीकेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है लाइब्रेरी लोकेशन। लाइब्रेरी लोकेशन मतलब ऐसी जगह पे लाइब्रेरी होनी चाहिए जहां से पाठक जल्दी से जल्दी लाइब्रेरी पहुंच सके। मान लो अगर आपकी लाइब्रेरी आपके शहर से बाहर हो, तो वहाँ पाठक कब पहुंचेगा? नहीं पहुंच पाएगा ना। वहाँ पे जल्दी से जल्दी तो नहीं पहुंच पाएगा, पहुंचेगा 1 घंटा लग जाएगा, 2 घंटा लग जाएगा। जब तक तो क्या पता उस पाठक का पढ़ने का मन भी रहे या नहीं रहे। तो लाइब्रेरी की लोकेशन भी शहर के बीचों बीच होनी चाहिए ताकि पाठक जल्दी से जल्दी वहां पहुंच सके और पढ़ सके वहां पे। तो ये भी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद हम देखते हैं लाइब्रेरी आवर्स, मतलब पुस्तकालय के खुलने का समय। एक पुस्तकालय को ऐसा होना चाहिए कि उसमें अधिक से अधिकतम समय तक वो खुल सके, साल के 365 दिन तक खुल सके, ऐसा पुस्तकालय होना चाहिए ताकि पाठक वहां आए और पढ़ सके। ऐसा नहीं हो कि पाठक आए और लाइब्रेरी बंद है या फिर लाइब्रेरी जल्दी बंद हो जाए या लेट खुले। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल 8 बजे खुलनी चाहिए और रात के 10 बजे तक खुलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं लाइब्रेरी फर्नीचर। पुस्तकालय में ऐसा फर्नीचर होना चाहिए जहां पुस्तक पाठक आराम से बैठ के पढ़ सके। और फर्नीचर ही अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पाठक कैसे पढ़ेगा? बहुत देर तक तो नहीं बैठ सकता वहाँ पे, अगर अच्छा फर्नीचर नहीं होगा तो। लाइब्रेरी का फर्नीचर भी अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है लाइब्रेरी बिल्डिंग। बिल्डिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि मतलब पाठक को अट्रैक्ट करे, जिससे पाठक देख के भाई हाँ चलो पढ़ते हैं यहाँ के, मजा आया उनको पढ़ने में। बिल्डिंग को देख के हाँ भाई बढ़िया बिल्डिंग है, यहाँ तो पढ़ना चाहिए हमें, ऐसी बिल्डिंग होनी चाहिए। वही खंडर सी बिल्डिंग होगी तो पाठक का वहाँ जाने का मन ही नहीं करेगा ना। तो अब नेक्स्ट है बुक सिलेक्शन। बुक सिलेक्शन से मतलब तात्पर्य है कि जो लाइब्रेरी है उसमें ऐसी बुक होनी चाहिए जो जहाँ वैसे पाठक आ रहे हों। मान लो अगर पाठक कोई छोटे बच्चे हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ही अपने को लाइब्रेरी में पुस्तक लानी चाहिए ताकि वहाँ पाठक पढ़ सके। अगर मान लो कोई छोटा बच्चा है और उसे वहाँ पे साइकोलॉजी की बुक मिल जाए तो वो क्या पढ़ेगा? क्या नहीं पढ़ेगा ना। मतलब जैसा पाठक वैसी पुस्तक होनी चाहिए। नेक्स्ट है लाइब्रेरी स्टाफ। लाइब्रेरी स्टाफ को भी अच्छा होना चाहिए, वहाँ पाठक के साथ अच्छा व्यवहार करे, जो हेल्पिंग नेचर वाला हो, ऐसा वहाँ पे स्टाफ होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, स्टाफ को ऐसा होना चाहिए कि वो पाठक से पुस्तक का सर्वाधिक उपयोग करवा सके। यही तो हमारे पहले नियम का आधार है कि पुस्तकीय उपयोग के लिए मतलब सब पाठक को मतलब वो स्टाफ को ऐसा होना चाहिए कि वो पाठक से किसी भी पुस्तक का सर्वाधिक उपयोग करवा सके। नेक्स्ट है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ लाइब्रेरी। तो ऐसे नियम होने चाहिए जो किसी भी पुस्तक को अधिकाधिक उपयोग में प्रोत्साहन करे। ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी भी बुक के अधिकाधिक उपयोग में अवरोध पैदा कर रहे हो नियम। ऐसे नियम नहीं होने चाहिए लाइब्रेरी में। हमारा नेक्स्ट है ओपन एक्सेस सिस्टम। लाइब्रेरी के अंदर मुक्त द्वार प्रणाली होना चाहिए ताकि वहाँ कोई भी पाठक जा सके, पढ़ सके। तभी तो पुस्तकों का अधिक से अधिक उपयोग होगा। अगर वहाँ रोक टोक होगी, मतलब किसी भी पाठक को नहीं जाने दिया जाएगा अंदर, तो पुस्तकों का उपयोग कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो इसलिए पुस्तकालय में महत्वपूर्ण है कि ओपन एक्सेस सिस्टम होना चाहिए ताकि वहाँ कोई भी पाठक आ सके और अपनी मर्जी की पुस्तक पढ़ सके और जा सके। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेफरेंस सर्विस। तो कोई भी जो पाठक होता है उसे हर तरह की पुस्तक के बारे में तो जानकारी नहीं होती है, लेकिन जो वहाँ कर्मचारी होगा उसे वहाँ हर तरह की पुस्तक की नॉलेज होगी। तो ये कर्मचारी का कर्तव्य है कि वो पाठक को पुस्तकों के बारे में बताए, मतलब उनके पास रेफरेंस दे कि भाई ये पुस्तक अच्छी है, आप इससे भी पढ़ सकते हो। तभी तो पुस्तक का अधिक से अधिक यूज होगा ना। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये सभी पॉइंट हमारे
पहले लॉ से संबंधित थे, बुक्स आर फॉर यूज के लिए। तो हम आगे पढ़ेंगे ना, तो आपको जैसे ओपन एक्सेस सिस्टम हो गया, रेफरेंस सर्विस हो गया, ये सारे पॉइंट आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। तो ये ऐसा जरूरी नहीं कि कोई एक पॉइंट सिर्फ एक ही लॉ से संबंधित हो, नहीं, ये वो आगे भी सभी लॉ से, बहुत सारे लॉ से संबंधित होंगे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ के बारे में। एवरी रीडर इज हर बुक, मतलब प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तो लाइब्रेरी को ऐसे क्या क्या कार्य करने चाहिए, या सरकार को ऐसे क्या करने चाहिए, तो उनके दायित्व इसमें बता रखे हैं। लाइब्रेरी के हो गए, सरकार के हो गए, कर्मचारियों के हो गए, पाठकों के हो गए, अथॉरिटी, लाइब्रेरी अथॉरिटी के हो गए, इन सब के हमें इसमें दायित्व बताए गए हैं कि इनके क्या क्या दायित्व हैं, जिससे प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिल सके। आगे हम पढ़ते हैं कि जो फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस हमारी जो पुस्तक है ये रंगनाथन की, इसके आधे से ज्यादा पेज सिर्फ सेकंड लॉ को ही समर्पित हैं, क्योंकि इसी में ही सभी के दायित्व बता रखे हैं, सरकार के दायित्व बता रखे हैं ना, और लाइब्रेरी अथॉरिटी के बता रखे हैं, लाइब्रेरी कर्मचारी के बता रखे हैं, स्टाफ्स के, और पाठकों के भी दायित्व बता रखे हैं। तो सबसे ज्यादा पेज इसी को समर्पित है। हम देखते हैं कि ये नियम पुस्तकालय की लोकतांत्रिकरण यानी डेमोक्रेटाइजेशन पर बल देता है, जहां हर प्रकार के पाठकों को अपनी रुचि की पुस्तक प्राप्त करने का समान अधिकार है। नेक्स्ट है, इस नियम का तात्पर्य है कि पुस्तकें सभी के उपयोग के लिए हैं, बुक्स आर फॉर ऑल। अब आगे हम इनके दायित्व पढ़ लेते हैं कि किस तरह क्या इनके दायित्व होने चाहिए, किस तरह के इनके दायित्व होने चाहिए कि ये अपने सेकंड लॉ को सार्थक बना सके। पहला पहले दायित्व है सरकार के दायित्व। तो सरकार का क्या क्या दायित्व है? पहला है वित्त की व्यवस्था करना। सरकार का ये दायित्व है कि वो वित्त की व्यवस्था करे। किस तरह से करे? अनुदान द्वारा कर सकती है, या लाइब्रेरी शेष लगाकर कर सकती है। इसका समर्थन रंगनाथन ने भी किया है कि सरकार को वित्त की व्यवस्था करनी चाहिए, या शेष के माध्यम से करे या अनुदान के माध्यम से करे, कैसे भी करे। दूसरा है पुस्तकालय के मध्य कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। तो किसी भी पुस्तकालय में सभी प्रकार की पुस्तकें तो उपलब्ध नहीं हो सकती ना, तो पुस्तकालय के मध्य सरकार के दायित्व है कि पुस्तकालय के मध्य वो कोऑर्डिनेशन स्थापित करे। तो वहां से वो एक पुस्तकालय दूसरे पुस्तकालय से पुस्तक मंगवा सके और वो पाठकों को उपलब्ध करवा सके। ये सरकार का दायित्व होना चाहिए। अब नेक्स्ट दायित्व देखते हैं हम, लाइब्रेरी अथॉरिटी के दायित्व देख लेते हैं। पहला है बुक सिलेक्शन, मतलब लाइब्रेरी अथॉरिटी का ये दायित्व है कि वो ऐसी पुस्तकें सेलेक्ट करें जो पाठकों के ज्यादा उपयोग में आए। मान लो जो कम उपयोग वाली कोई पुस्तक वो मान लो लाइब्रेरी में होगी, तो पाठकों के ज्यादा काम तो आएगी नहीं ना। तो ये लाइब्रेरी अथॉरिटी का दायित्व बनता है कि वो ऐसी पुस्तकों का सेलेक्ट करें जो पाठकों के ज्यादा उपयोग में आए। नेक्स्ट है स्टाफ। लाइब्रेरी में ऐसे स्टाफ होने चाहिए जो पुस्तकों का अधिक से अधिक उपयोग करवा सके पाठकों से, ऐसे कर्मचारी होने चाहिए। अब नेक्स्ट है पुस्तकालय कर्मचारियों के दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टाफ्स। पहला है कि पुस्तकालय में कैसे कर्मचारी होने चाहिए। कर्मचारी ऐसे होने चाहिए जो सहयोगी हो, पाठकों का सहयोग करें, नई नई पुस्तकें पढ़ने में उनका सहयोग करें, नई नई पुस्तकों को ढूंढने में उनका सहयोग करें। और कर्मचारी हैं वो सेवाभावी होने चाहिए, मतलब उनमें ऐसी भावना होनी चाहिए कि वो पाठकों को सेवा दे सके। दूसरा है सूचीकरण। कर्मचारियों का ये दायित्व है कि वह सूचीकरण अच्छे से करें, ताकि पाठकों को पुस्तक ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं आए। अगर सूचीकरण ही अच्छे से नहीं होगा तो पाठक पुस्तक ढूंढ ही नहीं पाएंगे ना। नेक्स्ट है संदर्भ सेवा। तो पुस्तकालय कर्मचारियों का दायित्व है कि पाठक को नई नई पुस्तकों के बारे में बताएं, उन्हें रेफरेंस दें, भाई ये हमारे पुस्तकालय में ये पुस्तक भी है। तो ऐसे कर्मचारी होने चाहिए जो जो पाठक को पुस्तक तो दे, परंतु उन्हें ये रेफरेंस रेफर करे कि हमारे पुस्तकालय में अच्छी किताब भी है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। तभी तो ये नियम सार्थक होगा। नेक्स्ट है निधानी व्यवस्था, सेल्फ अरेंजमेंट। कर्मचारी का ये दायित्व है कि वो सेल्फ अरेंजमेंट भी अच्छे से करें। मान लो अगर कोई पाठक आया
उसने सूची में देखा कि ये पुस्तक यहाँ रखी हुई है, इस अलमारी में रखी हुई है, और पाठक वहां गया और उसे वो पुस्तक वहां नहीं मिली, तो वो कहाँ से पढ़ पाएगा? तो कर्मचारी का ये दायित्व है कि वो निगरानी व्यवस्था अच्छे से करे ताकि पाठक को जल्दी से जल्दी पुस्तक मिल सके। अब हम पढ़ते हैं पाठकों की कर्तव्य क्या क्या है। पाठकों के कर्तव्य है कि रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करें, बुक्स को समय पर लौटाएं, बुक्स को सुरक्षित रखें, ये सब पाठक के कर्तव्य हैं। अब इसमें कुछ और सेवाएं भी थी जो मैंने अलग से जोड़ दी हैं। पहला है सर्विस फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप, ये सरकार का दायित्व है, लेकिन मैंने यहाँ जोड़ा है, बाद में लिखा है इसको, क्वेश्चन के रूप में पूछे गए थे जो मैंने यहाँ जोड़ दिए इसको। एक है आरटी और आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू एजुकेशन, ये किसके दायित्व हैं? ये भी सरकार के दायित्व हैं। और तीसरा है सर्विस इन स्लम्स एरिया, तो ये भी सरकार का दायित्व है कि वो स्लम्स एरिया में भी मतलब वो पुस्तकें पहुंचाए। चौथा है अडल्ट एजुकेशन, वयस्कों की शिक्षा, ये भी सरकार का दायित्व है, ये भी इसी के अंदर ही आता है जो मैंने इसमें जोड़ दिए हैं ये सब। अब हमारा नेक्स्ट लो है एवरी बुक इट्स रीडर, ये नियम कहता है कि हर किताब का अपना पाठक होता है। ये नियम जोर देता है कि किताबों का अधिकतम उपयोग होना चाहिए। ये नियम बुक पर बल देता है, मतलब पहला और तीसरा बुक पर बल देता है, आपको बताया था मैंने। नेक्स्ट है कि किताबें अपने पाठकों तक नहीं पहुंच सकती हैं, इसलिए ये पुस्तकालय डेस्क को पाठकों को किताबों से परिचित कराना चाहिए। ये पुस्तकालय डेस्क का कर्तव्य है कि वो पुस्तकों के बारे में पाठकों को बताए। जब पुस्तकालय अध्यक्ष पाठकों को बताएगा कि इस पुस्तकालय में ये पुस्तकें हैं, तभी तो पाठक उन पुस्तकों को पढ़ेगा, वरना पाठकों को क्या पता कि पुस्तकालय में कौन कौन सी बुक है। तो अब हम देखते हैं कि इस तीसरे नियम को किस तरह से लागू किया जा सकता है। पहला है ओपन एक्सेस, ये हमने पहले नियम में भी पढ़ा था, ये तीसरे नियम में भी आता है। तो जब पाठक को ये आजादी होगी कि वो पुस्तकालय में कभी भी जा सकता है, अपनी मनपसंद की बुक पढ़ सकता है, तभी तो पुस्तकालय में कभी भी आ जा सकता है ना। तो ये जरूरी है कि पुस्तकालय में ओपन एक्सेस प्रणाली हो, तभी तो हर किताब को उसका पाठक मिल पाएगा। नेक्स्ट है बुक सिलेक्शन, आपको पुस्तकालय में ऐसी ही बुक लानी चाहिए जिसको कोई ना कोई पाठक मिल जाए। अगर मान लो आप ऐसी बुक ले आए जिसको कोई पढ़ता ही नहीं है, तो पुस्तकालय पर अभिशाप है, ये रंगनाथन जी ने कहा है। तो आपको ऐसी ही बुक लानी चाहिए पुस्तकालय में जो पाठकों के काम की हो। नेक्स्ट है क्लासिफाइड अरेंजमेंट, क्लासिफाइड अरेंजमेंट से ये तात्पर्य है कि लाइब्रेरी में अरेंजमेंट बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, क्लासिफाइड तरीके से अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर वो ढंग से जमी हुई नहीं है किताबें, तो पाठक उनको कैसे ढूंढ पाएगा अपनी किताब को? नहीं ढूंढ पाएगा ना। मान लो कोई इंग्लिश की जगह कोई हिंदी की किताब रखी हुई है, तो पाठक कैसे ढूंढ पाएगा? तो ये जरूरी है कि बिल्कुल अरेंजमेंट बिल्कुल बढ़िया हो, क्लासिफाइड अरेंजमेंट। नेक्स्ट है कैटलॉगिंग, सूचीकरण। मान लो अगर कोई पुस्तक है, उसका जिक्र कैटलॉग में है ही नहीं, तो पाठक उस पुस्तक तक कैसे पहुंचेगा? कोई पाठक आता है लाइब्रेरी में तो सबसे पहले कैटलॉग ही तो देखता है ना कि इस पुस्तकालय में कौन सी किताबें हैं। तो मान लो किसी किताब के बारे में कैटलॉग में है ही नहीं, तो पाठक वहां पे कैसे पहुंचेगा पुस्तक तक? तो ये जरूरी है कि कैटलॉगिंग का कार्य भी बहुत अच्छे से हो। नेक्स्ट पॉइंट है रेफरेंस सर्विस, संदर्भ, ये आपने पहले भी पढ़ा था, इसमें भी ये आया है। इसका मतलब वही है कि मान लो जब कोई पाठक पुस्तकालय डेस्क के लाइब्रेरी में आए, भाई मुझे ये पुस्तक चाहिए, तो पुस्तकालय डेस्क का ये कर्तव्य है कि वो उसे पुस्तक दे, परंतु वो उसे ये भी बताए कि ये आपको पुस्तक चाहिए, लेकिन इससे संबंधित ये पुस्तक भी है जो आपको पढ़नी चाहिए, रेफर करे उसको, भाई ये पुस्तक भी पढ़ सकते हो आप। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा पब्लिसिटी, प्रचार। हम प्रचार के माध्यम से भी बता सकते हैं कि हमारे पुस्तकालय में कौन कौन सी किताबें उपलब्ध हैं, या फिर कौन सी नई किताब हमारे पुस्तकालय में आई है। जैसे डिस्प्ले ऑफ बुक्स हो गया,
तो प्रचार के माध्यम से भी बता सकते हैं कि पुस्तकालय में ये बुक उपलब्ध है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन सर्विस, विस्तार सेवा। पुस्तकालय स्वयं को एक सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र में परिवर्तित करके पाठकों को आकर्षित करता है। मतलब पुस्तकालय अपने सेवाओं का विस्तार करने के लिए बहुत सारे त्योहारों को मना सकता है, जिससे पाठकों को पता चले कि यहाँ पुस्तकालय है और इसमें ये पुस्तकें हैं। जब वहाँ पुस्तक पाठक अट्रैक्ट होगा तभी तो पुस्तकालय में आएगा। यहाँ सब बहुत सारे संगीत कार्य करा सकते हैं और भी बहुत सारे होली रंगोली कुछ भी मना सकते हैं, ताकि पाठक वहाँ उस लाइब्रेरी की तरफ अट्रैक्ट हो। अब हमारा फोर्थ लॉ है सेव द टाइम ऑफ रीडर। इसमें हम पढ़ते हैं कि हमें पाठकों का समय बचाना चाहिए। ये रीडर पर केंद्रित होता है, पाठक पर केंद्रित होता है। ये नियम रीडर के समय को बचाने से संबंधित है। ये जोर देता है कि पाठक को समय को किस तरह से बचा सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि वो कौन से कार्य हैं जिनसे पाठकों का समय बच सकता है। पहला है ओपन एक्सेस। तो ओपन एक्सेस के माध्यम से कैसे पुस्तकालय का समय बच सकता है। देखिए, मान लो कोई पाठक है, वो लाइब्रेरी में आया, उसने पहले तो मान लो वो जा रहा है लाइब्रेरियन के पास कि मुझे ये पुस्तक चाहिए, फिर लाइब्रेरियन जाएगा उठ के, भाई ये यहाँ पे है, वो उसे बताएगा। अब सीधा ही लाइब्रेरी, मान लो पाठक आया, उसने कैटलॉगिंग में देखा ये पुस्तक यहाँ पे है, उठाई, लाइब्रेरियन के पास या इश्यू करवाई और चला गया, तो उससे उसका समय बचा ना। मान लो कुछ ही बचा लेकिन समय तो बचा। अब नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी। मान लो अगर आपकी पुस्तकालय शहर से बाहर, तो आपको जाने में समय तो लगेगा, कितना समय लगेगा। और मान लो वो वही सेंटर में ही है, शहर के बीच में ही है, तो वहाँ जल्दी पहुंच सकते हो, आपका समय बच सकता है, तो पाठक का समय ही तो बचा। नेक्स्ट है टेक रूम गाइड। जो अलमारियां होती है उनमें ऊपर लिखा होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की किताबें यहाँ पर रखी हुई है। और जो कैटलॉगिंग कोड होते हैं उनके हिसाब से लिखा होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की किताबें इस अलमारी अलमारी में है, जिससे पाठकों का समय बचता है, उन्हें पुस्तक ढूंढने में आसानी होती है। नेक्स्ट है सर्कुलेशन सिस्टम। मान लो कोई पाठक पुस्तकालय में गया, उसने पुस्तक ली और वह आया, उसने देखा कि वहाँ पुस्तक इशू करवाने के लिए बहुत भीड़ लगी हुई है, तो उसका समय खराब हो जाएगा। या जब वो पुस्तकालय में पुस्तक लौटाने जाएगा तो वहाँ भीड़ लगी रहेगी, तो वहाँ उसका समय खराब होगा ना। तो महत्वपूर्ण ये है कि पुस्तकालय में अगर भीड़ ज्यादा होती है तो वहाँ पे कर्मचारियों की संख्या बढ़ा ली जाए, ताकि पाठकों का समय बच सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उनका समय बर्बाद नहीं हो। नेक्स्ट है सेल्फ अरेंजमेंट, मतलब निदानी व्यवस्था। अगर पुस्तकालय में सेल्फ अरेंजमेंट सही है तो पुस्तकें ढूंढने में आसानी होती है। जैसे मान लो हिस्ट्री है, उससे संबंधित पुस्तकें उसी के आसपास रखी हुई है, तो पाठकों को पुस्तक ढूंढने में आसानी होगी। और सेल्फ अरेंजमेंट के लिए एस आर रंगनाथन ने अपूपा पद्धति का प्रयोग किया है। अपूपा पद्धति में सबसे जो महत्वपूर्ण पुस्तक होती है उसे मध्य में रखा जाता है, जिसे अम्ब्रल कहते हैं। और जो उससे थोड़ी कम महत्वपूर्ण होती है या उससे जो संबंधित होती है उसे पेनुम्ब्रल कहते हैं, उसको उसकी साइड में रखा जाता है। और जो सबसे कम महत्वपूर्ण होती है या उससे कम संबंधित होती है उसे अलाइन कहते हैं, जो सबसे साइड में रखी जाती है। नेक्स्ट है कैटलॉगिंग। अगर पुस्तकालय में पुस्तकों की सूची सही से बना रखी है कि ये पुस्तक यहाँ रखी हुई है, ये पुस्तक इस नाम से यहाँ रखी हुई है, तो पाठक को पुस्तक ढूंढने में आसानी होगी। सबसे पहले पाठक लाइब्रेरी में एंटर करता है तो कैटलॉग ही तो देखता है कि कौन सी पुस्तक है और कौन सी पुस्तक नहीं है पुस्तकालय में। अगर मान लो कोई पुस्तक है और उसकी एंट्री ही नहीं कर रखी कैटलॉगिंग में, तो पाठक को उस पुस्तक को ढूंढने में उसका समय वेस्ट होगा। तो ये जरूरी है कि कैटलॉगिंग सही से हो पुस्तकालय में। नेक्स्ट है रेफरेंस सर्विस। पुस्तकालय डेस्क रेफरेंस सर्विस के माध्यम से भी पाठकों का समय बचा सकता है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण पद्धति के माध्यम से भी किताबों को अगर अलग छांट दिया जाता है, अलग से उनको जमा दिया जाता है, भाई हिस्ट्री की किताबें यहाँ होगी, इंग्लिश की किताबें यहाँ होगी, ज्योग्राफी की किताबें यहाँ मिलेगी, तो उससे भी पाठकों का समय बचता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फिफ्थ लॉ के बारे में। लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म।
इसका मतलब है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्थान है। रंगनाथन ने इसके बारे में कहा है, पुस्तकालय एक विकासशील संगठन है जो नई सामग्री ग्रहण करता है तथा पुरानी सामग्री का त्याग करता है और अपने आकार में परिवर्तन करता है तथा नए स्वरूप को ग्रहण करता है। मतलब पुस्तकालय एक विकासशील संस्था है जो बढ़ती रहती है, जो नई सामग्री को ग्रहण करता है, मतलब नई पुस्तकें, नई रिसोर्सेज को ग्रहण करता है और पुरानी सामग्रियों को त्याग करता है, मतलब जो पुरानी पुस्तकें जो यूज में नहीं आ रही उनको त्याग देता है और अपने आकार में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है और ये एक जीव की तरह निरंतर बढ़ता रहता है। मतलब पुस्तकालय में नई नई पुस्तकें आती रहती है, ये बढ़ता रहता है, इसका विकास होता रहता है। पुस्तकालय में विकास दो तरह से होता है, एक चाइल्ड ग्रोथ मतलब बाल विकास और एक है अडल्ट ग्रोथ वयस्क विकास। तो चाइल्ड ग्रोथ में क्या होता है, वह विकास जो स्पष्ट रूप से दिखता है, मतलब बिल्डिंग बन गई, लाइब्रेरी की बिल्डिंग बनती है तो वो चाइल्ड विकास में आता है। और बुक, नई बुकें एक साथ बहुत सारी आ गई 10,000 तो पता चलता है ना, जो साफ साफ स्पष्ट होता है। और स्टाफ हो गए, 10-15 स्टाफ एक साथ आ गए या नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, कंप्यूटर आ गए, तो दिखता है साफ साफ कि लाइब्रेरी का विकास हो रहा है। एक होता है अडल्ट ग्रोथ वैश्विक विकास, जो स्पष्ट रूप से हमें नहीं दिखता है। जैसे कोई एक दो स्टाफ आ गए, उनकी ट्रेनिंग हो गई, तो वो दिखती थोड़ी नहीं है, एक दो स्टाफ की ट्रेनिंग हुई तो क्या पता चलेगा, एक कॉन्फ्रेंस होगी छोटी मोटी तो क्या पता चलेगा। ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं होता कि ये विकास हुआ है लाइब्रेरी में। जो सामान्य लाइब्रेरी होती है वो प्रारंभ में बाल विकास की अवस्था में रहती है, फिर कुछ समय पश्चात वो वयस्क विकास की अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं। परंतु जो नेशनल लाइब्रेरी होती है वो हमेशा चाइल्ड ग्रोथ की अवस्था में ही रहती है, कभी भी वो अब वयस्क विकास की अवस्था में नहीं पहुंचती है। अब इसमें पुस्तकालय विकास के त्रिमूर्ति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बुक हो गया, रीडर हो गया और एक हो गया स्टाफ हो गया। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है बुक्स। तो जब पुस्तकालय का निर्माण हो रहा होता है तो हमें अलग से उसमें एक स्टेक रूम का प्रावधान करना चाहिए, क्योंकि मान लो कभी पुस्तकें पुरानी होती है तो उन्हें कहाँ रखेंगे, कहीं तो रखेंगे, तो उन्हें स्टेक रूम में रखेंगे, स्टोर रूम के टाइप में वहां रखेंगे उन्हें। नेक्स्ट है कैटलॉगिंग। हमें ऐसी कैटलॉगिंग व्यवस्था का प्रयोग करना चाहिए लाइब्रेरी में जो नई नई पुस्तकों को कैटलॉगिंग में ग्रहण कर सके, मतलब अब नई नई पुस्तकों को कैटलॉगिंग में स्थान दे सके। मान लो कोई हमने ऐसी कैटलॉगिंग व्यवस्था अपना रखी है लाइब्रेरी में जो नई नई पुस्तकों को स्थान नहीं देता है, तो हर बार नया कैटलॉग बनाना तो पॉसिबल नहीं होता ना, तो इसलिए हमें ऐसी कैटलॉगिंग व्यवस्था अपनानी चाहिए जो नई नई पुस्तकों को ग्रहण कर सके। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में भी यही है, जो नई नई पुस्तकों को उसमें शामिल कर सके क्लासिफिकेशन में, हमें वैसी ही पद्धति अपनानी चाहिए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं रीडर के बारे में। जब हम पुस्तकालय का निर्माण कराते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में नए नए पाठक और आएंगे, पाठकों की संख्या में वृद्धि होगी, तो हमें पहले से ही अध्ययन कक्ष का प्रावधान करना चाहिए। और दूसरा है, जब पाठकों की संख्या बढ़ेगी तो सर्कुलेशन कार्य में भी दिक्कत आएगी, तो हमें उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहिए, इस नई नई टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए, उसका भी प्रावधान हमें पहले से ही करना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टाफ के बारे में। बुक्स और रीडर की वृद्धि होती है तो स्टाफ की भी वृद्धि होती है, क्योंकि अगर बुक्स बढ़ेगी तो रीडर भी बढ़ेंगे और रीडर बढ़ेंगे तो स्टाफ की हमें और ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एक तो स्टाफ बहुत सारे पाठकों को नहीं संभाल सकते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पुस्तक और रीडर के बढ़ने के साथ-साथ ही हमें स्टाफ में भी वृद्धि करते रहना चाहिए। इसके लिए रंगनाथन ने स्टाफ फॉर्मूला दिया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिजिटाइजेशन के बारे में या मॉडर्नाइजेशन के बारे में, क्योंकि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसका मॉडर्नाइजेशन होते रहना चाहिए। मान लो अभी इतने मॉडर्न टाइम में भी अगर हम आज भी वही हाथों से लिख के किताबें दे रहे होते हैं, तो उसमें कितना टाइम लगता है। तो ये ज़रूरी है कि हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ते रहें और लैब पुस्तकालय को मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ाते रहें। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम वीडिंग आउट के बारे में। वीडिंग आउट का मतलब नई पुस्तकों को ग्रहण करना और पुरानी अनुपयोगी पुस्तकों को त्यागना।
जो पुस्तक अब उपयोग में नहीं आ रही है उसे पुस्तकालय से बाहर हटा देना, मतलब उसको त्याग कर देना। अब हम कुछ अन्य नियमों के बारे में पढ़ते हैं जो एस आर रंगनाथन के 5 नियमों के अलावा जोड़े गए थे। इस क्रम में पहले व्यक्ति हैं जेम्स आर रेटिंग। इन्होंने 1992 में 1992 में लाइब्रेरी साइंस का 6वां नियम जोड़ा। इनका 6 नियम था एवरी रीडर हिज हर फ्रीडम, मतलब प्रत्येक पाठक की स्वतंत्रता, मतलब प्रत्येक पाठक स्वतंत्र है कोई सी भी किताब पढ़ने के लिए। इसके बाद कुरुमेन और पेकारीनेन द्वारा रंगनाथन के 6 नियमों के अलावा 6वां और 7वां नियम जोड़ा गया था। इनका 6वां नियम था एवरी रीडर हिज लाइब्रेरी, मतलब प्रत्येक पाठक की एक लाइब्रेरी होती है जहाँ वो पढ़ सकता है। और 7वां नियम था एवरी राइटर हिज कंट्रीब्यूशन टू द लाइब्रेरी, मतलब प्रत्येक राइटर होता है, जो लेखक होता है, उसका कंट्रीब्यूशन होता है लाइब्रेरी के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अली रोजा नौरोजी थे, इनके द्वारा 2004 में 5 लॉज का प्रयोग वेब पर किया गया था। इन्होंने एक आर्टिकल भी प्रस्तुत किया था एप्लीकेशन ऑफ रंगनाथन लॉज टू द वेब, जिसमें इन्होंने ये 5 लॉज दिए थे। इनका पहला लॉ था वेब रिसोर्सेज आर फॉर यूज, मतलब वेब रिसोर्सेज यूज के लिए है। इनका सेकंड लॉ था एवरी यूजर इज अ वेब रिसोर्सेज, मतलब जो प्रत्येक यूजर है उसका अपना कोई एक वेब रिसोर्स होगा जिसका वो प्रयोग करता है। तीसरा है एवरी वेब रिसोर्सेज इट्स यूजर, मतलब प्रत्येक वेब रिसोर्स का कोई यूजर होगा, जैसा कि अब मैंने रंगनाथन के 5 लॉज में देखा था, सेम वैसे ही है, बस उसकी जगह वेब रिसोर्सेज का प्रयोग किया गया है। चौथा है सेव द टाइम ऑफ द यूजर, मतलब यूजर का टाइम बचाना। पांचवा है द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ये इन्होंने सेम ही रखा है जैसा कि रंगनाथन के 5 लॉ में था, इन्होंने ये वाला सेम ही रखा है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं गवर्नमेंट के लॉज के बारे में। इन्होंने 1988 में रंगनाथन के नियमों को व्याख्यान भविष्य के संदर्भ में किया था। गवर्नमेंट ने इन नियमों को 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरियनशिप कहा। इनका पहला नियम था लाइब्रेरीज सर्व्स ह्यूमैनिटी। सेकंड लॉ था रिस्पेक्ट ऑल फॉर्म्स बाय विच नॉलेज इज कम्युनिकेटेड। तीसरा है यूज टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंटली टू एनहेंस सर्विस। चौथा है प्रोटेक्ट फ्री एक्सेस टू नॉलेज। और पांचवा है ऑनर द पास्ट एंड क्रिएट द फ्यूचर। आप इसे इंग्लिश में ही पढ़िएगा ताकि आपको सही समझ आए, क्योंकि हिंदी में जब पेपर आता है तो उनकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी हिंदी की, क्योंकि वो थोड़ा हिंदी ट्रांसलेट का प्रयोग करते हैं तो वो थोड़ी हिंदी अटपटी सी हो जाती है, उसकी वो समझ में नहीं आती, तो आप इसे इंग्लिश में ही याद कीजिएगा। अब आप पढ़ते हैं ओसीएलसी के 5 लॉज के बारे में। उन्होंने जो ओसीएलसी ने जो 5 लॉज दिए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। 2014 में ओसीएलसी के 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का संपादन एलएस कॉनवे और आईएम फाइनेल ने किया था। किसने किया था संपादन? एलएस कॉनवे और आईएम फाइनेल ने किया था। इन्होंने इनमें ज्यादा चेंज तो नहीं किया है रंगनाथन के 5 लॉज में, बस उनके क्रम में परिवर्तन किया है इन्होंने। जैसे इनका पहला लॉ है ओसीएलसी का सेव द टाइम ऑफ द रीडर, जो कि उनका चौथा नियम था। इसका सेकंड नियम है एवरी रीडर इज अ बुक, ये उनका सेकंड नियम था ही। और तीसरा इनका नियम है बुक्स आर फॉर यूज। चौथा इनका नियम है एवरी बुक इट्स रीडर। और पांचवा है अ लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। इसमें इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, ये पांचवे का पांचवा ही रखा है इन्होंने। तो यहाँ हमारी क्लास पूरी होती है। इसमें कोई और भी लॉज थे एक दो जो कि मैंने इसमें शामिल नहीं किया, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आते हैं। बहुत हाई लेवल का एग्जाम होगा तो जरूर आ सकते हैं, वरना आपकी नॉर्मल थर्ड ग्रेड फोर्थ सेकंड ग्रेड में नहीं आएंगे ये एग्जाम में। यहाँ तक आपका एग्जाम में सफिशिएंट मटेरियल है आपका, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और आप कोई दोस्त अगर आपका किसी लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा है, कोई सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड और
बिहार लाइब्रेरियन या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ताकि उसको भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिले। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।